हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन लेकर के आ गया हूँ। तो आइए हम लोग इसको हल कर लेते हैं। ज़्यादा सवाल नहीं है, कम सवाल हैं, तो उसको फटाफट से हम लोग हल कर लेते हैं और फ़ौरन इसके सोल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मैं आपको फिज़िक्स जब मैं करा रहा तब भी मैं आपसे कह रहा था कि कहीं पे कुछ गलत मत देख लो। उसमें कहीं कहीं पे कुछ मैंने देखे, कुछ यूट्यूब पे सोल्यूशंस मिले हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर आपका जो essay 1 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो रॉन्ग सॉल्व करा दिया गया है कहीं कहीं पे। वो जो आपको क्लासिफिकेशन जो बोला है मॉलिक्यूलर आयनिक कोवेलेंट मेटालिक, तो ये गलत सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया गया है। तो ऐसा कहीं गलत मत देखो, ऑथेंटिक चीज़ देखो जहाँ पर सही कराया जा रहा है। ठीक है, कभी भी टीचर को आप सिलेक्ट कर रहे हो तो आप लोग 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें। उसका एक्सपीरियंस देखें, उसकी नॉलेज देखें, उसकी टीचिंग एबिलिटी देखें। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है ना, मैं आपको इसके सोल्यूशंस देता हूँ। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से, हमारे MCQs से। तो MCQs में सबसे पहला क्या है, द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉलिड कंटेन्स मॉलिक्यूल। जिनमें मॉलिक्यूल्स होंगे उनको क्या बोलेंगे, उनको मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बोलेंगे। तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। द फॉलोइंग क्रिस्टल सिस्टम कंटेन्स 4 ब्रेवाइस लैटिसेस, ऑर्थोरोम्बिक होता है वो। ठीक है, 3241121 करके आपको फ़ोन नंबर याद कराया था मैंने, याद होगा। अगर नहीं पता है तो ट्रिक टू रिमेंबर ब्रेवाइस लैटिसेस या क्रिस्टल सिस्टम, इसके मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के रखा है, आप जा करके उसको देख सकते हैं। तो ऑर्थोरोम्बिक होता है वो। ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय 6 स्फीयर्स, ये हम लोग जानते हैं। 6 स्फीयर्स लेकर के मैंने पढ़ाते टाइम कहा भी था, ऑक्टा देख करके ये मत समझ लेना कि 8 स्फीयर्स होंगे, 6 स्फीयर्स होंगे, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलो भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमॉर्फस सॉलिड, इनमें से अमॉर्फस सॉलिड कौन है? टार। टार यानी आपको जो डांबर है वो बेसिकली क्या है, टार। ठीक है ना, तो उस तरीके से ये हो गया। उसके बाद क्या है, और अब यहाँ पर क्या है, अ पैड कटायन एनायन वैकेंसी इज कॉल्ड शॉर्टकी डिफेक्ट। हम लोग जानते हैं जिसमें जितना कटायन मिसिंग होता है उतना ही अनायन मिसिंग होता है, उसको शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। द यूनिट सेल ऑफ सिंपल क्यूबिक सिस्टम विद एटम्स एट द 8 कॉर्नर्स। मतलब अगर सिंपल क्यूबिक सिस्टम है तो हर कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं। हर कॉर्नर पे नींबू का कितना हिस्सा आएगा? 1/8 पार्ट आएगा। पढ़ा चुका हूँ आपको डिटेल में मैं, तो ये ऐसे 1/8 पार्ट मिला करके टोटल कितना होगा? 1 एटम बनेगा वो। ठीक है, उसके बाद इन क्रिस्टल लैटिस फाउंड बाय प्रिमिटिव यूनिट सेल, यानी सिंपल आपका यूनिट सेल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल इज 52.4%, 52% ये, 68% वो, और वहाँ पर जाकर के FCC में क्या होता है? 74%। ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ स्फीयर्स इन HCP लैटिस में नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने होंगे? 6 होंगे। ये हम लोग मतलब एक स्फीयर को कितने स्फीयर टच कर रहे होंगे? तो 6 स्फीयर, उसी को उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। 9th और 10th जो है ये न्यूमेरिकल्स हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इससे भी बहुत अच्छे लेवल की न्यूमेरिकल तो मैं क्लासरूम में ही कराया था जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था। ठीक है, चलिए भाई। कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स। कंपाउंड है वो X और Y एलिमेंट से बना हुआ है। और कौन सा स्ट्रक्चर है? BCC स्ट्रक्चर है। एटम्स X कहाँ प्रेजेंट है? X प्रेजेंट है कॉर्नर्स पे। अगर ये कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है तो 1/8 × 8 होगा, है ना। 8 कॉर्नर पे हर एक एटम का कितना पार्ट आएगा? 1/8 पार्ट आएगा। तो इस वजह से 1 एटम बनेगा इसका। ठीक है, और Y कहाँ पर है? Y इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, मतलब 1 × 1 बॉडी सेंटर पे है तो 1 एटम। तो टोटल मिला करके X के 1 एटम, Y के 1 एटम, तो X1 Y1 विच इज इक्विवेलेंट टू XY। ये आपको दे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद 10th क्वेश्चन क्या है? 10th क्वेश्चन दिया हुआ है, सोडियम क्रिस्टलाइजेज इन BCC स्ट्रक्चर। सोडियम जो है BCC स्ट्रक्चर में क्या करता है? क्रिस्टलाइज करता है। द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज दिस। यूनिट सेल का एज लेंथ कितना है? 4.3 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। और रेडियस आपको क्या करना है? निकालना है रेडियस ऑफ एनी एटम। ठीक है ना, तो रेडियस निकालना है। तो आपको BCC स्ट्रक्चर के लिए पता होगा। देखो मैं आपको तीनों चीज़ें एक साथ याद करा देता हूँ। अगर आपका SCC है यानी SC है, सिंपल क्यूबिक है, तो 4R इक्वल्स टू क्या कर दो? 2A लिख दो। ठीक है ना, 4R इक्वल्स टू 2A। अगर आपका BCC है तो आप लोग लिखोगे 4R इज इक्वल्स टू √3A। ठीक है, और अगर आपका FCC है तो आप लोग लिखोगे 4R इज इक्वल्स टू √2A। तो 4R के टर्म में आपको मैंने क्या कर दिया? पूरा सॉल्व करा दिया या याद करा दिया। ठीक है ना, तो BCC में क्या लिखूंगा मैं? 4R इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं? √3A। ठीक है ना, इसको याद कर लो, बड़े काम के रिलेशन है एज लेंथ और रेडियस के बीच में, रेडियस ऑफ द पार्टिकल। तो 4R इज इक्वल्स टू क्या है अपना? √3A अपने पास है। निकालना क्या है? रेडियस निकालना है, तो क्या करेंगे? √3A डिवाइड बाय 4, √3 × A कितना है? A अपने पास है 4.3 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय 4, 4 लगभग कैंसिल। √3 इज 1.73 × 10⁻⁸। अप्रोक्सीमेट आंसर, उसी के आसपास जो आंसर बनता है 1.86। समझ में आ गया? तो रफ कैलकुलेशन आपको मैंने समझा दिया है। ठीक है, चलो भाई।
इस तरीके से ये हमारा हल हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है अब उसके बाद VSAQs करते हैं इसका। तो VSAQs में क्या है, जो कि आपका 1 मार्क ईच वाले क्वेश्चन है। तो 1 मार्क ईच वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, राइट द इफेक्ट ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इन फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट में आपको डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई चेंज नहीं आता, उसकी डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता, किसमें, फ्रेंकल डिफेक्ट में। ठीक है, चलो भाई इसके बाद क्या आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ब्रेवाइस लैटिसेस इन ट्राइक्लिनिक सिस्टम। ट्राइक्लिनिक सिस्टम, हाँ, नेम द ब्रेवाइस लैटिस इन द ट्राइक्लिनिक सिस्टम। ट्राइक्लिनिक सिस्टम में एक ही होता है, सिंपल हेक्सागोनल होता है वो, समझ में आ गया। इसका नाम है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, जो है डिलीटेड पोर्शन में से है, इसको आपको नहीं करना है, ये निकाल दिया गया है, नहीं आएगा एग्जाम में। गिव वन प्रॉपर्टी कॉमन टू बोथ HCP एंड CCP क्रिस्टल लैटिस। एक प्रॉपर्टी जो दोनों क्रिस्टल लैटिस को क्या है, कॉमन है, कौन सी है वो, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है उसका 6 होता है, और उनकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, 74%। समझ में आ गया। तो वन प्रॉपर्टी CCP HCP में क्या कॉमन है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, और आपका पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, 74%। ये HCP CCP कहाँ डिफर करता है, याद है ना, थर्ड लेयर पे डिफर करता है, बताया था मैंने। थर्ड लेयर में क्या हो जाएगा, दोनों डिफर कर जाएंगे कि थर्ड लेयर कैसी बैठानी है, ए के जैसे बैठानी है, ए के जैसे नहीं बैठानी है। समझ आ गया, AB टाइप, ABC टाइप। नहीं पता है तो एटलीस्ट अब इसको याद कर लो, ठीक है ना। चलो भाई, ये सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, अभी मैंने अपलोड नहीं किया हूँ, लेक्चर के बाद टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है। चलो उसके बाद राइट द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड एज लेंथ ऑफ FCC यूनिट सेल। अभी बताया आप लोगों को मैंने क्या लिखना है, अभी वापस से वैसा मेरे साथ लिखो। 4r इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2a, कहाँ पर, सिंपल क्यूबिक। 4r इज इक्वल्स टू √3a, कहाँ पर, BCC। उसके बाद 4r इज इक्वल्स टू √2a, कहाँ पर, FCC। इसे याद रखने में आसानी होती है क्योंकि सब जगह ये साइड पे क्या है, 4r है, ठीक है ना। तो आप लोग बहुत आसानी से इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 6, राइट ड्रॉ डायग्राम ऑफ BCC यूनिट सेल। BCC यूनिट सेल का डायग्राम बनाना है। BCC यानी क्या, बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर कैसे बनाते हैं, कॉर्नर्स पे तो एटम होंगे ही होंगे, और साथ ही साथ बॉडी के सेंटर पर भी होंगे। तो यहाँ भी है, ऐसा है, कॉर्नर्स पर तो है ही है, साथ ही साथ बॉडी के सेंटर पर भी है। तो ये क्या आपका BCC यूनिट सेल, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स फॉर्म्ड इफ द नंबर ऑफ एटम इन क्रिस्टल इज n/2। ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये कौन सा था, ये आपका BCC वाला जो है छठा सवाल था। मैं 7th क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। ये याद कर लो, बहुत काम की चीज़ है ये। 7th क्वेश्चन क्या कहता है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो अगर ऐसा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मैं आपको पूरा थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू, अगर x है तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जो होगा ना बच्चों, वो होगा 2x, और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड x ही होगा। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स x है तो 2 गुना टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे, और उतना ही क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। इसका रीज़न अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है मैंने। अभी तो 1 घंटे का लेक्चर लगेगा एक्सप्लेन करने के लिए। तो वो अगर आपको रीज़न नहीं पता है तो एटलीस्ट ये याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए भी, रीज़न मैंने एक्सप्लेन किया है, कोई बच्चा देखना चाहता है तो जा करके *2 की स्पीड पे देख सकता है लेक्चर्स, लेकिन वैसे टाइम बचा नहीं है ज़्यादा। अब यहाँ पर x का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, n/2 दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होगा, 2x होगा। तो 2 इंटू क्या होगा, n/2 होगा। ये कैंसिल, तो क्या होगा, n, इसका आंसर आएगा, ठीक है। गिव द परसेंटेज एम्प्टी स्पेस इन BCC लैटिस। BCC लैटिस में परसेंटेज एम्प्टी स्पेस क्या होता है, 8th क्वेश्चन। पैकिंग एफिशिएंसी अब क्या होता है उसका, 68%। तो बचेगा कितना खाली जगह, तो एम्प्टी स्पेस होगा उसका 32%। 32% क्या होगा, BCC में एम्प्टी स्पेस होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए 9th और 10th इसके न्यूमेरिकल है, वो मैं आपको कराता हूँ। 9th और 10th न्यूमेरिकल्स हैं। क्या दिया हुआ है 9th में, इफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज दिस। टोटल वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आपको क्या दिया हुआ है, 6.817 इंटू 10⁻⁻³ सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल इन यूनिट सेल, आपको वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल यानी वॉल्यूम ऑफ एटम्स निकालना है, ठीक है। ये आपको निकालना है, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल वहाँ पर दिया है। आपको ये बोल दिया गया है कि कौन सा है ये आपको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, SC यूनिट सेल है, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे इसको, तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला SC है, तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है बताइए,
52%, 52.4 समथिंग, यानी 52% होती है। यहाँ पर ऊपर भी दिया हुआ है अप्रोक्सीमेटली क्या होती है 52%, समझाने के लिए ना, तो मतलब कैलकुलेशन आसान करने के लिए। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स बोल दो या वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स बोल दो डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। आसान भाषा में यही फॉर्मूला होता है उसका। अब ये कितना है, ये है 52 क्योंकि एसएसी है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ एटम कितना है वो तो हमको निकालना है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है 6.817 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 100। समझ में आ गया। अब ये सब इधर उधर भेजो और कैलकुलेशन करके आंसर लिख दो, ठीक है। तो 52 इंटू 6.817 इंटू 10⁻⁻23 डिवाइडेड बाय 10⁻², 100 मतलब 10⁻², ऊपर भेजना। उसके बाद तो सीधा मल्टीप्लिकेशन का है, जो भी आंसर है वो सही है। मेरा तो आंसर कैलसी से मैंने किया है, मैंने पूरा खुद भी कैलकुलेट नहीं किया, लॉग वो कौन लगाते बैठेगा, ठीक है। तो कैलसी से मेरा आंसर तो उतना ही ऑलमोस्ट आया जितना यहाँ पर बुक में दिया हुआ है, 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो ये हो गया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए, आगे ये है नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। 10th क्वेश्चन कहता है आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स निकालना है, ठीक है ना। फॉर्म्ड इन, नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए हुए 0.5 मोल, ठीक है। HCP स्ट्रक्चर है, HCP स्ट्रक्चर है, आपको निकालना है। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते, अभी बताया मैंने। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स x है तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी क्या होंगे, x ही होंगे। तो अगर मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लूँ तो मेरा काम बन जाएगा। देखो मोल दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय क्या होता है, एवोगैड्रोस नंबर। तो अगर नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं मुझे तो क्या करना पड़ेगा, n इंटू Na करना पड़ेगा। समझ में आ गया। और ये देखो n और नंबर ऑफ एटम्स ही क्या होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो इसीलिए थोड़ा डिटेल में पढ़ाया मैंने आपको, क्योंकि बहुत सारे सवाल थे उसके ऊपर। n कितना है 0.5, Na कितना है 6.023 इंटू 10⁻23, 0.5 मतलब 1/2, 1/2 हो गया ये। डिवाइड करो, 2 3 ज़ा 0 ज़ा 2 1 ज़ा और 2 1 ज़ा 3.011 इंटू 10⁻23, ये आपकी नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये सवाल इतने आसान है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम आसान चैप्टर है ये चैप्टर के न्यूमेरिकल्स तो बहुत आसान होते हैं, एंट्रेंस में तो बहुत ईजी है। क्यों, स्टैंडर्ड फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, फॉर्मूला आता है आपके सवाल हल हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो उसके बाद जो है, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या है नेक्स्ट, सबसे पहला इसमें दिया हुआ है डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। अब ये ऐसे 1 स्टार्ट हो गया आपका, तो ऐसे 1 में क्या बोलता है, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स में क्या करो, डिस्टिंक्शन करके बताओ। तो वैसे तो मैं आपको इसके नोट्स भी दे दूंगा, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको, मैं चीज़ें आसान करके देता हूँ आपको, इसी वजह से मैं क्या करूँगा, आपको शॉर्ट में कुछ पॉइंट्स याद करा दूंगा, ठीक है। कुछ पॉइंट्स क्या है इसमें, क्रिस्टलाइन में क्या होता है, बहुत आसान पॉइंट है ये, दे हैव अ रेगुलर ज्योमेट्री, दे हैव अ रेगुलर ज्योमेट्री या पैटर्न बोल दो ऐसे, दे हैव एन इरेगुलर ज्योमेट्री, दे हैव एन, ये हाँ, एन इरेगुलर ज्योमेट्री, ठीक है। या मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज इन अ रेगुलर मैनर, ठीक है। दे हैव अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर, शॉर्ट में लिख देता हूँ उसको। इनका क्या होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, इनका क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, ठीक है। चाहे तो आप फर्स्ट पॉइंट में डेफिनेशन भी लिख सकते हैं दोनों का, अगर आपने याद किया होगा, एटलीस्ट फर्स्ट चैप्टर तो पढ़ा ही होगा, तो डेफिनेशन तो याद ही होगा, ठीक है। उसके बाद दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, एंड लिख दो, एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद ये क्या है, अमॉर्फस जो होते हैं, दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की रेंज पे क्या होते हैं, ये मेल्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, फोर्थ पॉइंट इसमें दे आर ट्रू सॉलिड्स, ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं और ये सूडो सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स लिख दीजिएगा। एग्जांपल्स में क्या आएगा, क्रिस्टलाइन के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आपका डायमंड है, आपका क्वार्ट्ज है, और भी कई सारे हैं, MgF2 है और लेड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब कोवेलेंट सॉलिड्स हैं, ठीक है ना। चलो इसके बाद क्या, अमॉर्फस में क्या आएगा, ग्लास आएगा, प्लास्टिक आएगा, ठीक है, आपका टार आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सब क्या है, उसके एग्जाम्पल वाला पॉइंट जो है 2 मार्क का सवाल है,
4 पॉइंट आपने लिख दिए। कोई बच्चे ने 3 पॉइंट लिखा हो, 4th पॉइंट में एग्जाम्पल लिख दिया, एग्जाम्पल वाला पॉइंट मार्क्स के लिए काउंट नहीं होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग ये, ठीक है। 4 पॉइंट्स लिखना है और बाद में आपको एग्जाम्पल बताने हैं उसकी। एग्जाम्पल बताइएगा, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल लिखना पेपर में। हाय, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है ऐसे 1 का, ये क्वेश्चन रॉन्ग सॉल्व करवा दिया गया है, मैं आपको सही सॉल्व कराता हूँ। क्या है, क्लासिफाई करना है PB, MgF2, SO2 एंड क्वार्ट्ज, ठीक है। तो ध्यान रखिए, इतना नीचे नहीं है महाराष्ट्र का टीचिंग लेवल, हम गंद मचा रखी। इतना से इतना एक क्वेश्चन अगर टेक्स्ट बुक के बाहर का आ जाए तो वो तो आपको टारगेट में नवनीत में नहीं मिलेगा, तो एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा सकते। इतना नीचे लेवल नहीं है महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र में बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छा आपको पढ़ा सकते हैं। एक क्वेश्चन नहीं करा पाते हैं सही से, रॉन्ग करवा दिया उसको। लेड एक मेटल है, हैवी मेटल। हैवी मेटल जो होता है वो क्या होता है आपका, मेटालिक सॉलिड, तो ये मेटालिक सॉलिड है, ठीक है। उसके बाद MgF2, ये जो है आपका ये आयनिक है, Mg+2 और F2-, ठीक है। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी होगी, मुझे मौका नहीं मिला पढ़ाने का, मैं केमिकल बॉन्डिंग बहुत तगड़ा पढ़ाता बच्चों को, सबसे बैकबोन है केमिस्ट्री का। केमिकल बॉन्डिंग नहीं आता तो यहाँ तो फंसोगे ना तुम आके, ठीक है। SO2 इज़ अ मॉलिकुलर सॉलिड, ये एक मॉलिकुलर सॉलिड है और ये आपका कोवेलेंट नेटवर्क है, कोवेलेंट सॉलिड, ठीक है। तो ये ऐसे इसका क्लासिफिकेशन है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल्स भी याद करने बोला था मैंने, और गलत नहीं लिख के आएंगे पेपर में अगर ये सवाल आया तो। यही इसका आंसर है जो मैंने लिखा है, ठीक है। चलो, एक तो बच्चे लिमिटेड पढ़ रहे हैं, उसमें भी गलत अगर लिख दोगे तो क्या ही मार्क्स मिलेंगे तुमको, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ एटम्स इन FCC यूनिट सेल। FCC में नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो FCC में क्या है, FCC में कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं और फेसेस पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर कॉर्नर्स की बात करेंगे तो कॉर्नर्स पे क्या होगा बताओ ज़रा। 8 कॉर्नर है, हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा, तो कितना होगा, 1 एटम बनेगा वो, ठीक है। और अगर फेसेस पे बात करेंगे तो फेसेस पे क्या है, 6 फेसेस है, हर फेस पे आधा एटम क्या होगा, बटेगा, तो कितना हो जाएंगे, 3 एटम्स हो जाएंगे वहाँ पर। तो ये जो है 1 + 3 कितना होगा, ये टोटल मिला करके क्या होगा, 4 एटम्स होंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये आपको मैंने समझा दिया है। अब उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, 4th क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, यहाँ पर क्या है 4th क्वेश्चन में, एक्सप्लेन द डायग्राम द वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, वैकेंसी डिफेक्ट का डायग्राम बना देता हूँ और उसका जो थ्योरी है वो समझा देता हूँ, और जो आपको लिखने का पार्ट है वो मैं PDF में डाल दूँगा, ठीक है। तो ये आपके पास एटम है, यहाँ एटम है, यहाँ एटम है, यहाँ है, कोई भी पार्टिकल हो सकता है, ये यहाँ से गायब है, एक यहाँ से कहीं मिसिंग है। तो बेसिकली जब सॉलिड का क्रिस्टलाइजेशन होता रहता है ना, वो जब ठंडा होते रहता है, तो उस टाइम पे कुछ एटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, गायब होते हैं अपनी पोजीशन से, अपनी रेगुलर पोजीशन से क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो ये और ये क्या है, ये वैकेंसी डिफेक्ट है। हीटिंग से भी हो सकता है ये। तो क्रिस्टलाइजेशन के टाइम पे जब उसको ठंडा करके सॉलिड बना रहे होते हैं, तो क्रिस्टलाइजेशन के टाइम पे कुछ एटम या कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपनी रेगुलर पोजीशन से गायब होते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। और उसके बाद जो है आगे क्या है, आगे जब अगर आप उसको हीट भी करेंगे तब भी क्या हो सकता है, वैकेंसी डिफेक्ट आ सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया। इसमें ध्यान रखिएगा, अब अगर पार्टिकल यहाँ से गायब है, अगर पार्टिकल यहाँ पे है ही नहीं तो मास कम हो जाएगा, ये डिफेक्ट आने की वजह से। मास कम होगा तो वॉल्यूम तो उतना ही है, तो इसका मतलब डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, कहाँ पर, वैकेंसी डिफेक्ट में। ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो, इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, नेक्स्ट पार्ट ये है 5th क्वेश्चन। Calculate the number of unit cell in 0.3 gram of a species having density of 8.5 gram per centimeter cube and unit cell edge length of this, ठीक है ना। आपको नंबर ऑफ यूनिट सेल्स निकालने हैं, क्या निकालना है, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, ठीक है ना। चलो भाई, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स निकालने हैं और आपको गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, गिवन इन्फॉर्मेशन ये है कि इसमें जो मास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.3 ग्राम और इसकी डेंसिटी जो दी गई है वो है 8.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और एज लेंथ जो दिया गया है वो दिया हुआ है 3.25 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ये अपने को दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स का फॉर्मूला क्या है बताओ। नंबर ऑफ यूनिट सेल्स का फॉर्मूला शॉर्टकट के तौर पे सब कुछ डिराइव करके दिया है मैंने, नहीं पता है तो उसको याद कर लो, x/ρ(a³), ये इसका फॉर्मूला है। तो आप लोग क्या करेंगे बताइए, x का वैल्यू कितना है 0.3, रो का वैल्यू कितना है 8.5 मल्टीप्लाइड बाय a कितना है
3.25 इंटू 10⁻⁻8 द होल क्यूब। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये जो है आपको मैंने बता दिया। तो इसको कैलकुलेट आप लोग कर लीजिएगा, कैलकुलेशन करिए और लॉग वगैरह लगाइए इसका, उसका आंसर बराबर आ रहा है जो यहाँ पर बुक में आपके सोल्यूशन में दिया हुआ है, क्वेश्चन बैंक में सॉरी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन बैंक में जो दिया हुआ वही इसका आंसर है, ठीक है। तो आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, वो इसका आंसर आएगा। उसके बाद 6th क्वेश्चन क्या है इसका, 6th क्वेश्चन, अ कंपाउंड क्रिस्टलाइजेज इन बीसीसी स्ट्रक्चर। एक कंपाउंड जो है वो क्या कर रहा है, बीसीसी स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज हो रहा है। उसका आपको क्या बोलता है, व्हाट इज दी यूनिट सेल एज लेंथ। यूनिट सेल एज लेंथ आपको निकालना है। अगर उसका डायमीटर जो है 120 पिकोमीटर है, 120 पिकोमीटर का मतलब है रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा 60 पिकोमीटर, डायमीटर बाई 2 होता है रेडियस। अब आपको निकालना है उसका एज लेंथ क्या है। बीसीसी बोला है तो याद करवाया, देखो मैंने क्या होता है बताओ, 4r इज इक्वल टू क्या होगा, √3a होगा, ठीक है ना। वही क्वेश्चन घुमा फिरा के आ गया। तो आपको निकालना है कि एज लेंथ निकालना है, तो a क्या होगा 4r बाई √3, 4 इंटू r कितना है, पिकोमीटर में ही आंसर है तो उसको चेंज नहीं करना। 4 इंटू 60 डिवाइड बाई √3 कितना होता है 1.73, यही आंसर आएगा। मैंने कैलकुलेट किया हुआ है इसको, जो बुक में दिया हुआ है, आप लोग डिवाइड मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं उसका, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो भाई। तो इस तरीके से आपको ये समझा दिया मैंने। अब जो है इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट हो गया ना, SA1 कंप्लीट हो गया। SA2 मैं आपको बता देता हूँ SA2 क्या है। तो SA2 जो है आपका SA2, तो SA2 जो है आपको पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है बीसीसी लैटिस का। तो इसका पूरा लिखने का जो फॉर्मेट है वो नोट से आपको मैं PDF में डाल दूंगा। मैं आपको स्टेप्स समझा देता हूँ, डेरिवेशंस में क्या क्या स्टेप्स है, ताकि आप आसानी से इसको निकाल पाएँ। आपको पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स या वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100, ये इसका फॉर्मूला है। अब आपको BCC का निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, कितने एटम्स होते हैं, कितने BCC में 2 होते हैं, तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अरे क्यूबिक यूनिट सेल है ना, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, A क्यूब होता है, ये इसका वॉल्यूम होता है, तो ये तो A क्यूब हो जाएगा। और एक एटम को अपन क्या मानते हैं, स्फीयर मानते हैं, तो 4/3 पाई r क्यूब डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, A क्यूब। अब अपने को क्या क्या दिया गया है, अपने को दिया गया है यहाँ पर कुछ दिया नहीं गया, और यहाँ पर क्या करना है, अपने को वैल्यू पुट करना है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, हो जाएगा 4 इंटू 2 8/3 पाई r क्यूब डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, A क्यूब। अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अब मैंने आपको BCC है, तो BCC में क्या याद कराया, 4r इज इक्वल टू क्या होता है, √3a होता है, ये होता है। तो यहाँ पर r की जगह पर मैं a पुट कर देता हूँ, या a की जगह पर r पुट कर दो, एक ही बात है। मैं r की जगह पर a पुट करता हूँ, तो r क्या होगा बताओ, r हो जाएगा हमारा √3/4 इंटू a हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 8 पाई, ये हो जाएगा √3/4 इंटू a द होल क्यूब डिवाइड बाय 3a क्यूब, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप लोग इसको हल करेंगे। 8 पाई इंटू क्या होगा, √3a का क्यूब इंटू a का क्यूब डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 4 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू a क्यूब। a क्यूब क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब सबकी वैल्यू पुट करके आप लोग क्या करेंगे, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी लिखेंगे, जो कि 68% आती है। समझ में आ गया। पूरा कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा वैल्यू याद रख लो। कौन कैलकुलेट कर, पता है ना, फिक्स्ड वैल्यू ना ये, तो याद रखने का उसको 68%, ठीक है। चलो भाई, तो ये भी हो गया। इसके बाद जो है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था ये SA2 का, अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है, इन केस ऑफ HCP स्ट्रक्चर हाउ आर स्फीयर्स इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लेयर अरेंज। मैं आपको यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, उसके बाद जो लिखने वाला पार्ट है वो मैं आपको PDF में प्रोवाइड कर दूंगा। क्या एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो आप अपना फर्स्ट लाइन लगाएंगे। HCP की बात किया, SCCP की नहीं बात किया, फर्स्ट लाइन लगाएंगे। सेकेंड लाइन अगर आप क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे तो वो तो अलग हो जाएगा। आपको तो HCP की बात करनी है, तो HCP में क्या करते हैं, इन दोनों के गैप पे लगाते हैं, ऐसे ये दोनों के बीच में जो गैप बचता है वहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से ऐसे बनता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ये हो गया आपका फर्स्ट लेयर, ये फर्स्ट लेयर हो गई। सेकंड लेयर में आप लोग क्या करते हैं, सेकंड लेयर में आप लोग ये जो डिप्रेशन है ना, ये डिप्रेशन पे ऐसे स्फीयर्स रखना शुरू कर देते, इधर पे, इधर पे, इधर पे, इधर पे, इधर पे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। तो आपने सबसे पहले फर्स्ट लाइन लगाई, 2 स्फीयर्स के बीच में जो गैप था आपने उसमें स्फीयर लगाते गए, जिसमें आपके ऐसे करते करते फर्स्ट लेयर बन गई। फर्स्ट लेयर के बाद आप लोग क्या करेंगे, सेकंड लेयर कैसे बनाएंगे,
ये जो स्फीयर्स का यहाँ पर गैप बन रहा है ना, डिप्रेशन बोलते हैं उसको, वो डिप्रेशन में आप लोग क्या कर देंगे, स्फीयर को रख देंगे। समझ में आ गया। उसके बाद जो आपकी थर्ड लेयर होगी वो एग्जैक्टली वैसी होगी, जैसे ये नीचे वाली लेयर ए है, उसके ऊपर वाली लेयर बी है, तो जो थर्ड लेयर होगी ना वो बिल्कुल ए के जैसी होगी। समझ आ गया, बिल्कुल ए के जैसे उसको क्या करना है, आपको अरेंज करना है। तो ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर है, एचसीपी स्ट्रक्चर है। तो ये एचसीपी स्ट्रक्चर का मैं आपको आंसर दे दूंगा, आप लोगों को समझा दिया मैंने कैसा है। अगर कोई बच्चे को डिटेल में पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगे, ठीक है, मैं आपको डाल के दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बहुत डिटेल में पढ़ा है मैंने, 2x की स्पीड पे देख सकते हैं आप वो सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अ सब्सटेंस क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी स्ट्रक्चर। एक सब्सटेंस क्या कर रहा है, एफसीसी स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज कर रहा है। यूनिट सेल का एज लेंथ उसका दिया हुआ है 367.8 पिकोमीटर। कैलकुलेट द मोलार मास, मोलार मास आपको निकालना है। डेंसिटी इज 21.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इसकी डेंसिटी है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपको डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, Z/m डिवाइड बाय Na/a³। याद रखने का तरीका क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू ज़माना, क्या बोल रहा हूँ मैं, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, ज़माना। समझ में आ गया, ज़माना, ठीक है, इससे आप लोग याद कर सकते हैं। रो का फॉर्मूला यहाँ पर देखिए, रो अपने को निकालना है क्या, नहीं, रो दिया गया, मोलार मास अपने को निकालना है। कौन सा है ये, एफसीसी है। एफसीसी में Z का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 4, Z यानी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो आइए इसको पुट करते हैं, ये कितना है 21.5 इज इक्वल्स टू 4 इंटू मोलार मास निकालना है, डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय ए का क्यूब 367.8 पिकोमीटर है। पिको मतलब क्या होता है, बोलो भाई, 10⁻⁻12 मीटर। अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, तो इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर द होल क्यूब। अब इसको यहाँ भेजो, इसको नीचे भेजो, कैलकुलेशन करो और क्या निकाल लो, मोलार मास निकाल लो। ये काफ़ी बड़ा कैलकुलेशन है और आप लोग खुद से करिएगा, ठीक है, लॉग वॉग लगा के कैलकुलेशन करो उसका। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, यूनिट सेल ऑफ Na इज BCC एंड इट्स डेंसिटी और इस 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो Na का, सोडियम का यूनिट सेल क्या है, BCC, उसकी डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी है 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। रेडियस ऑफ द सोडियम एटम अपने को निकालना है और मोलार मास कितना दिया हुआ है, 23 ग्राम पर मोल अपने को दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये अपने पास है, अपने को वही निकालना है, क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। वही लिखो फॉर्मूला, ज़माना Na/a³, ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये कितना है, 0.97 मल्टी इज इक्वल्स टू Z कितना है, BCC है, BCC मतलब 2, BCC मतलब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल क्या है, 2 है, कितना है 2, तो 2। मोलार मास कितना है 23, ये 6.02223 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय, अब निकालना क्या है, रेडियस। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, BCC है, BCC में क्या बताया मैंने, 4r इज इक्वल टू √3 है। देखो कितनी जगह काम आ रही है ना। तो a की जगह क्या लिख सकते हैं, a की जगह लिख सकते हैं 4r डिवाइड बाई √3 द होल क्यूब। समझ आ गया। अब आप उसको क्या करो, मल्टीप्लाई डिवाइड √3 को ऊपर भेजो और बाकी कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। ये बेसिक मैथमेटिक्स आप लोग से हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद जो है नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स हो गए और डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक निकाल दिया गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये सवाल नहीं करना आपको, ठीक है। उसके बाद नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट पॉइंट डिफेक्ट जो हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ स्टाइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट जो हैं और डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी और मोलार मास और यूनिट, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी लेक्चर्स में करा चुका हूँ। तो इनका मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा और ये भी स्पेसिफाई कर दूँगा कि कौन से इंस्टेंट पे जा करके आपको उसको देखना है। तो वो इंस्टेंट्स अगर आप उसको देख लेंगे, इंटू 2 पे करके देखिए, टाइम नहीं है तो जल्दी से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मेरे हिसाब से ओवरऑल चैप्टर कंप्लीट कराने की कोशिश की है इसने, लेकिन लगभग 70 से 75% चैप्टर कवर कर लिया है। लेकिन सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर, न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सब इंपॉर्टेंट है, जो ये थ्योरी पूछा है वो सब इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर, समझे, क्लियर हो गया। तो ये जो है आप लोग अच्छे से करिएगा, बहुत अच्छे से करिएगा, 70 से 80% पेपर आने के चांसेस है इसमें, ठीक है, क्लियर हो गया। तो जो आप लोगों को जो LA है उसके मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे दूंगा, आप लोग जा कर के वो LA के आंसर्स वहाँ पर जा कर के समझ लीजिएगा। और जो लिखने वाला पार्ट है वो मैं नोट से PDF बना करके आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा,
ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए भाई, तो ये आपको आई होप समझ में आया होगा, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आप सबको रिप्लाई करूँगा। और फिर से कह रहा हूँ मैं, सही जगह पर सही चीज़ें देखो। एक तो वैसे ही बच्चे कम पढ़ के जा रहे हैं, मेजॉरिटी बच्चों का कुछ भी, मेजॉरिटी बच्चों का पूरा सिलेबस तो हुआ नहीं है। तो वो ये मेजॉरिटी बच्चे ऐसे हैं जो डामाडोल है, बेचारे थोड़ा किए हैं थोड़ा नहीं किए। वो अगर क्वेश्चन बैंक पढ़ के जा रहे हैं और अगर बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, कमी पढ़ के जा रहे हैं, उसमें भी गलत पढ़ के जाओगे तो कैसे चलेगा। गलत पढ़ के मत जाओ, सही चीज़ें पढ़ो। ओके, तो ऑल दी बेस्ट। कुछ नहीं समझे तो मुझे बताइए, मैं आगे और आपके लिए वीडियोस लेकर के आता रहूँगा। और मेरी टीम आपके ऊपर पूरी काम करने की कोशिश कर रही है, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए बहुत जल्दी उसकी भी वीडियोज़ आने की हम लोग कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।